Hello everyone, welcome back. In previous video, we have seen the expression for wave impedance for TE waves, right? In this video, we will see the expression for wave impedance for TM waves. दोनों में से जनरली एक आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. जिस तरह से हमने टीई वेव्स के लिए वेव इंपीडेंस का इक्वेशन निकाला है, उसी तरह से आपको टीएम वेव्स के लिए आपको वेव इंपीडेंस का इक्वेशन निकालना है. यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स. तो उसमें क्या किया था हमने, वेव इंपीडेंस के लिए हमने EX डिवाइडेड बाय HY ये इक्वेशन कंसीडर किया था. EX का जनरलाइज इक्वेशन फील्ड इक्वेशन हमने पुट किया था, HY का जनरलाइज फील्ड इक्वेशन हमने पुट किया था, और वहां पे हमने बोला था कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज इन द z डायरेक्शन. अगर z डायरेक्शन में प्रोपोगेशन अगर है तो इन दैट केस द मैग्नेटिक, नाउ फॉर TE वेव्स के लिए हमने EZ इक्वल्स टू 0 लिया था, राइट? अभी TM वेव की प्रॉपर्टी क्या है? फॉर द TM वेव्स दैट इज HZ इज इक्वल्स टू 0, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज 0. तो जो जनरलाइज्ड फील्ड इक्वेशन है EX और HY के, वहां पे HZ की वैल्यू आपको क्या करना है? 0 रखना है. एक ये कंडीशन हो गया. देन दूसरा क्या बोला था? फॉर वेव प्रोपोगेशन क्या रहता है हमारे पास? प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, ये रहता है हमारे पास. तो वेव प्रोपोगेशन के लिए अल्फा की वैल्यू क्या लेने के लिए बोला था मैंने? 0, because there should not be any attenuation for the propagation of wave and the wave should change its phase. So therefore gamma की वैल्यू क्या बोला था मैंने? It should be equals to J beta. ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करके बताया था. तो EX और HY का जनरलाइज इक्वेशन पुट करना है, जहां पे HZ की वैल्यू पुट करना है 0 और गामा का इक्वेशन पुट करना है J बीटा. एंड उसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, राइट, उसमें आपको बीटा का भी इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, और ये इक्वेशंस अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको वेव इंपीडेंस फॉर टीएम वेव्स मिल जाएगा. तो देखिए मैंने सेम मेथड फॉलो किया हुआ है. यहां पे अगर आप देखते हो तो वेव इंपीडेंस फॉर टीएम वेव्स इज EX डिवाइडेड बाय HY और इट इज EY माइनस EY डिवाइडेड बाय HX. तो ये इक्वेशन वेव इंपीडेंस का है. तो इसमें से हम कंसीडर करेंगे EX डिवाइडेड बाय HY. So we will put the expression of EX and HY in the expression of this ZTM. So if you can see here, HZ इक्वल टू 0 रखना है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, बिकॉज इट इज फॉर TM वेव्स द HZ इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड गामा इज इक्वल टू J बीटा आपको रख देना है. तो जब मैं एक्चुअल इक्वेशन रखूंगा EX और HY का, राइट, सो इट विल बी इन द टर्म्स ऑफ HZ. तो HZ की वैल्यू आपको 0 रख देना है, और वो 0 रखने के बाद आपका इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा यहां तक, ठीक है. माइनस माइनस साइन यहां पे कैंसिल कर देंगे हम. डेल EZ बाय डेल एक्स, डेल EZ बाय डेल एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे h स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या? गामा डिवाइडेड बाय J ओमेगा एप्सिलॉन, राइट. सो देयरफॉर जो ZTM का इक्वेशन आएगा ये मिल जाएगा मुझे J बीटा डिवाइडेड बाय J ओमेगा एप्सिलॉन. तो J विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड, तो ये बन जाएगा मेरे पास बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा एप्सिलॉन. तो डायरेक्टली ZTM का इक्वेशन निकालने के लिए आप डायरेक्टली यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं. You can directly write down that the expression for wave impedance for TM waves, it is expressed by beta divided by omega epsilon. Now our task is we have to put the expression of beta. Beta का इक्वेशन पुट कर देना है और देन उसको सिंप्लीफाई कर देना है. ऑलरेडी मैंने बताया था कि बीटा का इक्वेशन जो है अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, राइट. तो वो मैंने बीटा की जगह यहाँ पे रख दिया है. यहां से अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन हम कॉमन निकालेंगे, राइट. तो यहाँ पे अगर अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अगर हम कॉमन निकालते तो यू विल फाइंड दैट अंडर स्क्वायर रूट के अंदर में क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा एप्सिलॉन. अगेन यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो टर्म मिलेगा मुझे, राइट, ये वाला टर्म ये मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, राइट. तो अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इज नथिंग बट योर ईटा 0, राइट. तो वो आगे जाके हम पुट कर देंगे. तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बचेगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचेगा? यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं. तो अंडर रूट ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा? यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा, राइट. इस ओमेगा को स्क्वायर रूट के अंदर में अगर लेके जाता हूं तो वो हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर. तो ये अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, राइट, इनटू इसको स्क्वायर रूट के अंदर में अगर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इज 1, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा सी डिवाइडेड बाय ओमेगा होल स्क्वायर, राइट. ओमेगा सी इज नथिंग बट द 2 पाई एफ सी
एंड ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो 2 पाई विल गेट कैंसल्ड, तो ये टर्म बनेगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एफ होल स्क्वायर। लास्ट वीडियो भी मैंने बताया था आपको कि एफ सी is the reciprocal of 1 upon lambda c and f is the reciprocal of 1 upon lambda 0. Yeah, you can say lambda only, right? So they are reciprocal to each other. So therefore जो fc by f है that can be written as lambda 0 divided by lambda c. अगर दोनों का रेशियो अगर आप लेते हो तो you will find that fc by f is equal to lambda 0 divided by lambda c. तो fc by f की जगह मैंने lambda 0 divided by lambda c रख दिया है. And under root of mu epsilon, it is nothing but your eta 0, that is the intrinsic impedance. For air medium, it is mu 0 divided by epsilon 0, और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 377 ohms. तो अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन की जगह मैं रखूंगा eta 0. तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी दैट इज eta 0 इज 377 ohms. तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन था तो उसके जगह eta 0 पुट कर दिया है, एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्बडा 0 डिवाइड बाय लैम्बडा c होल स्क्वायर. ऑलरेडी मैंने बताया कि फॉर वेव प्रोपोगेशन, राइट, वेव प्रोपोगेशन के लिए आपकी कंडीशन क्या है, f शुड बी ग्रेटर देन fc, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव शुड बी ग्रेटर देन fc. और इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा अगर मैं लिखता हूं तो लैम्बडा 0 इट इज द वेवलेंथ रिलेटेड टू द f एंड लैम्बडा c इज द वेवलेंथ रिलेटेड टू द fc. तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल है, इसलिए ये साइन क्या कर देना है, आपको उल्टा कर देना है. सो फॉर द वेव प्रोपोगेशन लैम्बडा 0 शुड बी लेस देन लैम्बडा c से वो कम चाहिए, राइट. तो अगर ये वैल्यू लैम्बडा 0 की वैल्यू लैम्बडा c से अगर कम रहती है तो ये स्क्वायर रूट वाला फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो दैट विल गिव द फ्रैक्शन, यानी 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, एंड 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू विद द eta 0 इज 377 ohms, दैट इज द इंट्रिंसिक इंपीडेंस. तो ये स्क्वायर रूट वाला फैक्टर फ्रैक्शन में आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो ओवरऑल वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ZTM की वैल्यू 377 से कम आएगी. आप कोई भी एक लैम्बडा 0 की वैल्यू लेके देखिए, लैम्बडा c की वैल्यू देके देखिए, लेकिन कंडीशन क्या रहना चाहिए, लैम्बडा c शुड बी ग्रेटर देन लैम्बडा 0. और ये वैल्यू अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करके देखते हो तो यू विल फाइंड दैट द ZTM इज ऑलवेज लेस देन 377 ohms. जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ZTM की वैल्यू, अगर आपको एयर मीडियम दिया हुआ है तो ZTM की वैल्यू हमेशा 377 ohm से कम मिलना चाहिए, राइट. वही मैंने यहाँ पे दिया है, सिंस लैम्बडा 0 इज ऑलवेज लेस देन लैम्बडा c फॉर वेव प्रोपोगेशन, ZTM इज ऑलवेज लेस देन eta 0. This shows that the wave impedance for TM waves is always less than the free space impedance, and free space impedance is 377 ohms. Right? Hope आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा. That's all for this video. Thank you very much.